सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 में बच्चों आपका प्ले है बिफोर ब्रेकफास्ट। उसमें एक्सटेंडेड ग्रामर का टॉपिक है रिज्यूम राइटिंग। इसमें आपने रिज्यूम राइटिंग में जो लिखना है उसकी एक्सप्लेनेशन आप देखिए। योर रिज्यूम विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड करिकुलम विटा और बायोडाटा। रिज्यूम मतलब क्या, जो आपका पाठ्यक्रम का उसकी जो डिटेल है या फिर जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। बायोडाटा मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वो बच्चा आपका रिज्यूम होता है। इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी एप्लीकेशन फॉर अ जॉब, यानी नौकरी लगना हो, कहीं ज्वाइन करना हो, उसके लिए एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन होती है आपका रिज्यूम। लाइक राइटिंग, लाइक मतलब जैसे के समान। लाइक राइटिंग एन एप्लीकेशन, जैसे एक एप्लीकेशन लिखना, यानी एक एप्लीकेशन लिखने के जैसा। प्रिपेयरिंग योर रिज्यूम ऑल्सो कॉल्स फॉर स्किल एंड केयरफुल हैंडलिंग। जैसे एप्लीकेशन लिखना होता है ना, ऐसे ही आपका रिज्यूम लिखना, रिज्यूम तैयार करना, ये स्किल एंड केयरफुल हैंडलिंग, यानी बड़ी ध्यान से और एक अच्छे तरीके से आपने इसको हैंडल करना होगा। यानी रिज्यूम लिखना एक स्किलफुल टास्क है, एक क्रिएटिव टास्क है, जिसे बड़े केयरफुली यानी ध्यान से करना चाहिए। इफ़ वी गो बाय व्हाट प्लेसमेंट कंसल्टेंट्स हैव टू से, यानी प्लेसमेंट कहीं करनी हो, ज्वाइनिंग कहीं आपकी होगी, उसके हिसाब से अगर हम कहें, अ गुड रिज्यूम मीन्स, एक अच्छे रिज्यूम का मतलब है हाफ द बैटल वॉन, यानी आधा काम आपका वही हो गया, आधा मैदान आपने वहीं जीत लिया अगर आपने एक अच्छा रिज्यूम लिखा हुआ है तो। इनफैक्ट जबकि प्रोफेशनल एंड रिक्रूटमेंट एडवाइजर्स और प्लेसमेंट कंसल्टेंट्स इंसिस्ट मतलब डटे रहना। हालांकि जो हायर करने आते हैं, प्लेसमेंट जो करने आते हैं, वो किस बात पे अडिग रहेंगे, उनके लिए क्या बात इंपॉर्टेंट होगी, दैट की योर रिज्यूम बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक जॉब एडवर्टाइजमेंट्स, यानी अलग अलग जॉब की एडवर्टाइजमेंट हो सकती हैं। हर एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से आपका रिज्यूम अलग होना चाहिए। इसका मतलब यही है, आपने एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इनका मतलब समझें आपने क्या लिखना है। पहली बात, रिज्यूम क्या है, दूसरी बात उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तीसरी बात क्यों चाहिए ये 2-3 बातें आप अपने माइंड में रखें, बस उनका आंसर ही आपका रिज्यूम राइटिंग है। आगे है, द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड। ये नीचे दिए गए जो बिंदु हैं इनको दिमाग में रखना चाहिए वाइल प्रिपेयरिंग अ रिज्यूम, एक रिज्यूम को प्रिपेयर करते टाइम। पहला है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़, सबसे पहली और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि प्रिसीजन एंड ब्रेविटी, एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, सटीकता होनी चाहिए। इसको आम अपने सिंपल लैंग्वेज में लिखें तो अ गुड रिज्यूम इज़ रिटन क्लियरली, या फिर अ गुड रिज्यूम इज़ क्लियरली टाइप्ड, यानी टाइप किया गया है। आप अपने तरीके से बना सकते हो। इसका कहने का मतलब यही है कि एक अच्छा रिज्यूम क्लियर होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। अ लॉन्ग रिज्यूम रनिंग इनटू, यानी एक बड़ा लंबा सा रिज्यूम आप बना रहे हो, रनिंग यानी जो कि, वैसे तो रन का मतलब दौड़ना होता है, रनिंग यानी जो दौड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे रन का मतलब दौड़ना नहीं है, यानी एक रिज्यूम जो चल रहा है, यानी जो आपने किया है, लिखा हुआ है, इनटू 4 और 5 पेजेस इज़ नॉट डिज़ायरेबल। डिज़ायर करना, इच्छा होना, डिज़ायरेबल इच्छित, यानी 4-5 पेज का रिज्यूम आपकी नहीं चाहिए उनने किसी ने भी, 4-5 पेज इतना लंबा रिज्यूम नहीं होना चाहिए। रिस्ट्रिक्ट द लेंथ ऑफ द रिज्यूम टू, रिस्ट्रिक्ट करना मतलब लिमिटेड करना, यानी लेंथ कितनी रखनी है, नॉट मोर देन 2 पेजेस, 2 पेज तक फालतू आपका रिज्यूम की लेंथ नहीं होनी चाहिए। देन की स्पेलिंग देखें बच्चों, THAN है, एक आपका THEN होता है, वो देन आपका अलग होगा, वो उसका मतलब होगा टाइम के लिए।
देन मतलब तब, लेकिन ये आपका देन है, ये कंपैरिजन के लिए है। कंपैरेटिवली कोई बात करनी हो तब आपका THAN यूज़ होता है। चलिए, इस लाइन का मतलब था 2 पेज से ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 2 पेज, बाकी 1 पेज का भी रिज्यूम आपका हो सकता है। सेकंड पॉइंट है द रिज्यूम शुड बी नीट एंड क्लीन। एकदम साफ सुथरा रिज्यूम होना चाहिए। इट शुड प्रेफरेबली बी टाइप्ड नीटली ऑन वन साइड ऑफ द पेपर। कागज़ का पेज के एक तरफ टाइप किया होना चाहिए। इस सेकंड लाइन को अपने आप समझो तो, अपनी लैंग्वेज में अगर आप समझो और बनाओ तो आप लिख सकते हो कि A good resume is neat and clean, comma, typed, typed, टाइप किया हुआ, on one side of a page, full stop। बस आपने रट्टा नहीं मारना, जो मीनिंग इनका है उसको समझो। इस बात के मीनिंग को समझते हुए अपनी लैंग्वेज में आपने उसको बनाना है। ये बेस्ट तरीका है। वर्ड टू वर्ड रटने की कोई ज़रूरत नहीं, और आपने रटना है भी नहीं, सिर्फ समझें इसका मतलब क्या है। थर्ड है देयर इज़ नो नीड टू स्पेसिफाई इन द कॉलम फॉर नेम। किसी कॉलम में आपको मेंशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। किस बात को? वेदर यू आर, बच्चों आगे बढ़ते हैं, वेदर यू आर मिस और मिसेज। क्या आप मिस यानी अनमैरिड हो, मिस का मतलब अनमैरिड, मिसेज मतलब मैरिड, और मिस्टर, या फिर आप मेल हो, यानी आपने नाम कागज सीधी बात है, ये सब नहीं लगाने। इंक्लूड अ कॉलम मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस यानी वैवाहिक आपका स्टेटस क्या है, उसमें अलग से लिखा जाएगा, मैरिड हो या अनमैरिड हो। नाम का गल लगा कर दिखाने की जरूरत नहीं कि मैरिड है अनमैरिड है। एंड राइट इट इन वेदर यू आर मैरिड और नॉट, यानी आप मैरिड हो या नहीं हो ये उसमें लिखना है, मैरिटल स्टेटस में। नाम के आगे ये सब आपने नहीं लगाने, इसका मतलब ये था। फोर्थ है अवॉइड गिविंग नेशनैलिटी। राष्ट्रीयता को मेंशन करना अवॉइड करो। आपने बताने की ज़रूरत नहीं आप इंडियन हो या नहीं, अनलेस जब तक कि यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब ओवरसीज। 7 समुंदर पार अगर जॉब अप्लाई कर रहे हो फिर आपने ज़रूर मेंशन करना चाहिए आप इंडियन हो या कहाँ से, क्योंकि एक देश से अगर दूसरे देश में कोई नागरिक जा रहा है तो उनको पता होना चाहिए ये दूसरे देश का इन पर्टिकुलर कहाँ से है। लेकिन आप अपने ही देश में अप्लाई कर रहे हो तो मेंशन ना करो बिना कहीं समझ में आ रहा है कि ये अपने देश का ही है। 5वां पॉइंट आपका इफ़ यू आर अप्लाइंग ओवरसीज। अगर 7 समुंदर पार यानी दूसरे देश में, फ़ॉरेन में अगर कहीं अप्लाई कर रहे हो, इसकी जगह आप ओवरसीज की जगह आप लिख सकते हो इफ़ यू आर अप्लाइंग इन अब्रोड, या फिर इफ़ यू आर अप्लाइंग इन अनदर कंट्री, इफ़ यू आर अप्लाइंग इन फ़ॉरेन, कुछ भी लिख सकते हो जो इस बात को मतलब को क्लियर करे। आगे बढ़ते हैं मेंशन योर प्रोफिशिएंसी इन फॉरेन लैंग्वेजेस। आप अपनी योग्यताओं को उस देश की भाषा में लिख सको हो जिस देश में अप्लाई कर रहे हो। अगर फॉरेन में अप्लाई कर रहे हो तो मान लीजिए चाइना में अप्लाई कर रहे हो तो चाइनीज़ लैंग्वेज में अपनी कुछ बढ़िया बढ़िया बात बता दो। और कहीं जर्मनी में अप्लाई कर रहे हो तो जर्मन लैंग्वेज में, मतलब जिस देश में आप अप्लाई कर रहे हो उस देश की लैंग्वेज में आपने इसको बताना है। आगे है इट इज़ एडवाइजेबल। ये एडवाइज किए जाने योग्य है टू मेंशन ओनली वन एड्रेस। एक ही एड्रेस मेंशन करें वेयर यू कुड बी रीच्ड इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। यानी आगे आने वाले कुछ महीनों तक जहाँ आपने रहना है सिर्फ वही एड्रेस दे, क्योंकि आपने अप्लाई कर दिया उनका आंसर आएगा, फिर आपने जाना है उनको जॉब को ज्वाइन करने। यानी इस प्रोसेस के दौरान आप जहाँ रहेंगे कुछ टाइम के लिए वही एड्रेस दें, एक ही एड्रेस काफ़ी है। बाकी किसी किसी का परमानेंट एड्रेस वही होता है, टेम्परेरी एड्रेस वही होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके एड्रेस चेंज होते रहते हैं, ये उनके लिए लागू होता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7th है यू डू नॉट नीड टू लिस्ट द हाई पोजीशंस ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स। परिवार का मेंबर अगर कोई हाई पोजीशन पे हो
जैसे MP MLA हो या फिर कोई IAS IPS हो, DCS DM हो या कोई और भी अनदर पोजीशन आपकी हो सकती हैं, उसको मेंशन करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? आगे दिए हैं रीजन। रिमेंबर, याद रखें, यू आर राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर जॉब। आप जॉब के लिए एप्लीकेशन लिख रही हो, नौकरी के लिए एप्लीकेशन लिख रही हो, नॉट फॉर एनी मैट्रिमोनियल पर्पज़। रिश्ता नहीं कराना आपने, ब्याह शादी का रिश्ता की बात नहीं चल रही कि आप अपनी फैमिली के बैकग्राउंड की बात करोगे, हाई पोजीशन की बात करोगे। ब्याह रिश्ता में चलती होगी ये बातें, आपके फैमिली बैकग्राउंड की बात होती होंगी, लेकिन जब आपने जॉब करनी है, अप्लाई करना है, उस टाइम आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आप क्या कर सकते हो, वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है, वो मायने रखेगा, न कि आपकी फैमिली क्या है। ये किसी जॉब में आपकी हेल्प नहीं कर सकता। उनको इस बात से क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने एक मेंबर चाहिए जो उनका अच्छे से काम कर सके। और आपका फैमिली बैकग्राउंड कुछ भी हो, जो आपकी कैपेसिटी है वो तो आपकी ही है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड के अलावा भी और उसके साथ भी। तो सीधी सी बात है, आपने अपनी फैमिली मेम्बर्स की हाई पोजीशंस को मेंशन नहीं करना, इसका मतलब यही है। आगे है, योर पोटेंशियल अप्लायर डज नॉट केयर। क्योंकि जिनने आपको हायर करना है उनको परवाह नहीं है इस बात की वेदर की एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई भी होल्ड अ हाई पोजीशन इन हिज और एनी अदर कंपनी। क्योंकि उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी भी कंपनी में आपके फैमिली मेम्बर की कोई अच्छी हाई पोजीशन है। ही इज़ कंसर्न, जिसने आपको हायर करना है ना, उसका मेन मुद्दा क्या है, उसका ध्यान किस बात पे है। कंसर्न होना मतलब ध्यान होना, चिंता होना। ओनली विद योर कैपेबिलिटीज़, उसकी आपकी योग्यताओं में इंटरेस्ट है। मोर ओवर mentioning of their names may suggest that you want to back in their glory and do not have much of an individuality yourself। अगर फिर भी आप उनका नाम मेंशन करते हो ना, इसका मतलब एक ही माना जाएगा कि इसमें खुद का कुछ नहीं, अपना दम पे ये कुछ नहीं है, औरा का नाम ले लेकर उनकी ग्लोरी जो थी बस उसका सारा जीवन लग रहा है, अपना दम पे कुछ नहीं कर सकता, यानी खुद का स्टैंड नहीं है, यानी ये नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। आगे है 8वां पॉइंट, डू नॉट लाई अबाउट योर प्रेजेंट सैलरी। मान लो आपने अप्लाई कर दिया कहीं, कुछ तो ऐसे होंगे कैंडिडेट जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, कहीं पहले जॉब नहीं कर रखी, पहली बार जॉब कर रहे हैं, वो तो हालांकि सैलरी क्या मेंशन करेंगे कि मैं पहले वहाँ काम करता था और ये सैलरी है, वो तो कॉलम खाली उसका। लेकिन किसी ने अगर पहले जॉब का एक्सपीरियंस है और वहाँ पे कोई कमाई हो रही हो, तो उस कमाई के बारे में झूठ नहीं बोलना, यानी अपने प्रेजेंट सैलरी के बारे में झूठ नहीं बोलना है। इन द होप, इस उम्मीद में, ऑफ गेटिंग अ हायर सैलरी, इस उम्मीद में झूठ नहीं बोलना कि मैंने को घनी बढ़िया सैलरी मिल जाएगी, यानी कमाते हो 10,000 और बोलते हो मैं तो 50,000 कमाऊँ हूँ और कभी 50 तो फालतू ही देवांगे तुम्हें, ये उम्मीद करके नहीं झूठ बोलना है। इन द कंसर्न यू आर सीकिंग इन अ जॉब इन, यानी जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है वहाँ पे ज़्यादा सैलरी प्राप्त करने के लिए आप अपनी करंट प्रेजेंट सैलरी के बारे में झूठ ना बोलें। हाउएवर कैपेबल यू आर, कितने भी आप लायक हो, हाउएवर कैपेबल यू आर, आप कितने भी लायक हो, सच लाइज ऑफन मिसफायर, ऐसे झूठ काम को बिगाड़ देते हैं, ruining योर चांसेस कम्प्लीटली। अगर आपके थोड़े बहुत चांस भी होंगे ना कहीं पे ज्वाइन करने के, उन चांसेस को भी ये एकदम से ख़त्म कर देंगे, यानी सीधी बात आपने झूठ नहीं बोलना है। ये आपके रिज्यूम का कुछ पॉइंट्स थे, बाकी कोई समस्या तो आप बता सकते हैं।